हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं एक लास्ट वीडियो लेके। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है इस यूनिट की लास्ट वीडियो लेके, जिसमें अपने लोग करेंगे रोलिंग मोशन और क्लास 11th के रोटेशनल मोशन का ये लास्ट टॉपिक है। रोलिंग मोशन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझने वालों के थोड़े से होश उड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा है, बट बहुत आसान है। बट हो सकता है क्वेश्चंस आए, ये कैसे हुआ, ये कब होगा, ये कब होगा। तो उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो मैं शुरू में पूछूंगा, हो सकता है उनका आंसर लास्ट में छिपा हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी ये समझ में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे क्वेश्चंस करेंगे इसमें। भाई एक सिलेंडर को रोल करवा दिया गया एक इंक्लाइन प्लेन से, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, पीछे लगेगी, जाहिर सी बात है। ठीक, पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, पहुंचते पहुंचते उसकी नीचे की वेलोसिटी कितनी हो गई। ऐसे क्वेश्चंस। फिर एक पर्टिकुलर सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैं एक स्फीयर को रोल करवा रहा हूँ, उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसी की डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन के डायरेक्शन में। ऐसा कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है, मैं ये भी आपको समझाऊंगा। टॉर्क का कंसेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट, ये सब आप इस पर्टिकुलर यूनिट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टडी करोगे। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो, रोटेशनल मोशन समझ चुके हो, अगर आपको प्योर रोलिंग पता है क्या होता है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ होगा नहीं इस वीडियो में आपके लिए। प्योर रोलिंग पता है ना क्या होता है। प्योर रोलिंग बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज अगर रोटेट कर रही है सपोज, तो उसके एक कंप्लीट रोटेशन में जब वो 2 पाई एंगल कवर करता है, तो जब वो चल के जाएगा आगे, रोल करता हुआ आगे जाएगा, तो उसका कंप्लीट एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई। समझ में आ गया होगी ये बात तो पहले से। इसको प्योर रोलिंग कहते हैं। बट अगर वो 2 पाई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो उसको इम्प्योर रोलिंग कहते हैं। वो प्योर रोलिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, तो ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। तो पहले तो एक सिंपल रोलिंग मोशन का एक छोटा सा, ओ माय गॉड, अरे मेरा भाई नया मार्कर पन्ने उतारे नहीं, लिखना शुरू कर दिया सर जी। ठीक, पन्ने उतार दो। हाँ, तो ये एक व्हील मान लो भाई। ठीक है, ये एक अपने व्हील मान लिया, छोटा सा नन्ना सा। ठीक, तो इस व्हील की कोई एक स्पॉक मान के चलो, एक कोई छोटी सी तीली मान के चलो। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझा सकती है एक तीली। ये तीली इस समय इस पॉइंट ए पर यहां पर है। अगर ये व्हील यहीं का यहीं रोटेट करता, तो ये पर्टिकुलर ए पार्टिकल का मोशन आप अगर अलग से देखते तो समथिंग ऐसा दिखता। हाँ या ना, बिल्कुल। ए पार्टिकल समथिंग कभी यहां होता, रोटेट होने के बाद जब यहां पहुंचा होता तो यहां होता। अगर यहीं पर रोटेट करता रहता, इसी एक्सिस के अराउंड यहीं का यहीं रोटेट करता रहता, उस मोशन को अपने लोग नाम दे देते हैं रोटेशनल मोशन। बट अभी आप पैडल मारोगे तो व्हील आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी। तो मैं मान लेता हूं कि आपका व्हील कुछ कदम आगे बढ़ा, कुछ पार्ट उसने रोटेट करके वो आगे की तरफ बढ़ा। ठीक है, जब आगे की तरफ बढ़ा, तो बड़ा होगा तो स्पॉक भी या नीचे आ गई होगी। तो मैं मान लेता हूं समथिंग स्पॉक आपकी ऐसे नीचे आ गई। तो ये व्हील घूमता 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 यहाँ पहुंच गया समथिंग, घूमता 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 यहाँ पहुंच गया समथिंग। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो ए पॉइंट है, ये आगे भी जा रहा था, ये आगे भी जा रहा था और रोटेट भी कर रहा था समथिंग। ये व्हील आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, फिर ऐसे आएगा, फिर आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक, तो स्पॉक ऑफ समथिंग ऐसे होगी, तो पॉइंट ये आपका आपके पास आ गया। अब अगर ये स्पॉक सबसे ऊपर पर फिर से पहुंच जाए, समथिंग यहां पर फिर से पहुंच जाए। ये क्यों बता रहा हूं, ये तो सिंपल है सर, ये तो मैं पता ही है कि आधे रोटेशन के बाद फिर से पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा। तो इसका अब आपका मोशन कैसा होगा, तो अब इसका मोशन समथिंग ऐसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक पर्टिकुलर चीज पर, इसके सेंटर पर, जो इसका सेंटर है, जिसको मैं इस कंप्लीट व्हील का सेंटर ऑफ मास भी कह सकता हूं, कंप्लीट व्हील का सेंटर ऑफ मास भी कह सकता हूं। तो ये सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट आप ध्यान से देखिए, व्हील तो रोटेट कर रहा है, बट सेंटर ऑफ मास क्या रोटेट कर रहा है, नहीं, सेंटर ऑफ मास आगे ही जा रहा है, सेंटर ऑफ मास आगे ही जा रहा है। तो व्हील के दो पार्ट्स, एक ए पॉइंट मान लो, एक सेंटर ऑफ मास मान लो।
दो पार्ट। तो सेंटर ऑफ मास क्या बता रहा है कि बॉडी आगे जा रही है, बट ए पॉइंट क्या बता रहा है, बॉडी घूम रही है, बॉडी घूम रही है। तो कैसे मोशन हो गए, व्हील कंसिस्ट ऑफ टू मोशंस, व्हील कंसिस्ट ऑफ टू मोशंस, टू मोशंस। ठीक, अब दो मोशन कौन कौन से, एक हो गया रोटेशनल मोशन, एक हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और दूसरा हो गया आगे की तरफ जा रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब यहां पर ये व्हील घूम के दोबारा जब यहां आया तो इस सड़क पर जिस पर ये चल रहा था, इस सड़क पर ये चल रहा था, तो इसने कंप्लीट डिस्टेंस कितना कवर करा होगा, 2πr। अगर इसका रेडियस मैं कितना मान लूं, अगर इसका मैं रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूं, अगर मैं इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूं तो इसका जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर करा वो कितना कवर करा, 2πr कवर करा। क्लियर यहां तक। बट अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो वेलोसिटी होगी v, अगर मुझे ये पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे ये पता करनी है तो मैं कैसे पता करूंगा, मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है अगर मुझे याद हो। कितना भाई, ये 2πr डिस्टेंस आया ना, ये 2πr डिस्टेंस अपॉन क्या कर दूं मैं, टाइम, 2πr डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2π अपॉन टी क्या होता था, 2π अपॉन टी क्या होता है, ओमेगा। तो क्या मिल जाएगा, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर ये तो इसकी वेलोसिटी होती है, हाँ बिल्कुल, जो इसकी वेलोसिटी होगी भाई, ये भी तो आगे जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर इस पॉइंट ए की हर पॉइंट पर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर होगी, दैट इज वी वेलोसिटी। भाई ये पार्टिकल चला और ये पार्टिकल भी चला, दोनों के दोनों इस पोजीशन पर तो एक साथ पहुंचे, तो इसका मतलब सामने की जो वेलोसिटी दोनों की होगी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आगे की तरफ लेके जा रहा होगा वो तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन के केस में आपकी जो सामने वाली वेलोसिटी है v है, इसको भी किसके बराबर होना चाहिए था, r ओमेगा के बराबर होना चाहिए था। होती है सर, ये तो फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कितनी आई, VCM r ओमेगा के बराबर, और रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी भी कितनी आई, v इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर। क्या ये कभी डिफर कर सकती है, क्या ये कभी डिफर कर सकती है, बताते हैं। अगर VCM भी r ओमेगा के बराबर है तो इसका मतलब इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, रोटेशन ध्यान देना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कितना होगा, 2π। ठीक, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और उस केस में अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2πr, कितना, 2πr। तो अगर 2π हुआ वन रोटेशन में और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आपका हो गया अगर 2πr, तो इसका मतलब ये कंप्लीट आपका जो मोशन है ये कैसा है, प्योर रोलिंग का केस है। कैसा मोशन है, प्योर रोलिंग का केस है, कि एक कंप्लीट रोटेशन में आपकी बॉडी पूरा का पूरा 2πr डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसका मतलब ये आपका जो रोलिंग मोशन है प्योर रोलिंग है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो दो केस अराइज हो सकते हैं, दो केस अराइज हो सकते हैं। ये हुआ कब, ये तब हुआ जब VCM की वैल्यू किसके बराबर हुई, r ओमेगा के बराबर हो। और ये कब नहीं होगा, तो ये तब नहीं होगा जब VCM की वैल्यू r ओमेगा के बराबर नहीं होगी। ये कब हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। VCM is not equal to r omega, when is this possible, VCM r omega के बराबर ना हो, ये कब हो सकता है। ठीक है, इसके भी दो केस हो सकते हैं, हो सकता है VCM बढ़ गया हो r ओमेगा से, और हो सकता है VCM कम हो गया हो r ओमेगा से, हो सकता है VCM बढ़ गया हो r ओमेगा से, और हो सकता है VCM कम हो गया हो r ओमेगा से। ठीक, बड़ा कब होगा और कम कब हो गया होगा, बड़ा कब होगा और कम कब हो गया होगा। ठीक है, अगर बढ़ गया तो इसका मतलब लीनियर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रोटेशनल मोशन। अगर बढ़ गया, VCM बढ़ गया, तो इसका मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा और रोटेशन उस समय कम होगा। कहने का मतलब 2πr
कंप्लीट हो गया होगा, उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो 2πr खत्म हो गया होगा, बट उस समय तक 2π पूरा एंगल कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ये समझ में नहीं आ रही ना बात? समझना। मेरे पास यहाँ पर सपोज एक कप है, मेरे पास एक सपोज यहाँ पर एक कप छोड़ो, ये सनलाइजर की एक बोतल, ठीक है, ये रोल करते हुए आगे जाएगी, ये रोल करते हुए आगे जाएगी। तो अगर ये पॉइंट जहां पर मैंने उंगली रखी हुई है, ये रोल करते हुए आगे पहुंची, जहां से देखो वापस आ गई, तो आगे गई 2π डिस्टेंस तो कवर हुआ, बट ये कंप्लीटली रोटेट भी हुई, तो 2π एंगल हुआ साथ में, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2πr हुआ, ठीक। बट अब बात आ रही है कि बीसीएम ज्यादा है आर ओमेगा से। आर ओमेगा कौन सी वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी। ये आपकी वेलोसिटी कम हो गई और वीसीएम आपका बढ़ गया आर ओमेगा से, तो 2π या डिस्टेंस को कवर कर लिया, तो उस समय तक ये बॉडी ने कंप्लीट रोटेशन पूरा नहीं करा होगा। ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसा क्या हुआ होगा? तो एग्जांपल सिंपल से बताऊंगा, समझ जाओगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, ड्यूरिंग रेनी डेज, आपने नोटिस करा होगा जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, आपका टायर फिसलता हो जाता है, स्लिप करता हुआ जाता है आगे की तरफ, स्लिप करता है आगे की तरफ, रोटेट नहीं करता है बट स्लिप करता है आगे की तरफ। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, बट उस समय तक आपका जो पॉइंट ए है वो वही का वही रुका हुआ होता है, रुका हुआ होता है। तो रोटेशनल मोशन उस समय क्या हो जाता है, रुक जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चल रहा होता है। तो सिंपल सा केस, ड्यूरिंग रेनी सीजन आपका जो वीसीएम है वो बढ़ जाता है ओमेगा से। तो ये केस कब हो सकता है? ये केस तब हो सकता है, पैडल मार रहे हो, व्हील वही का वही घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी। हाँ समझ गए ना? कब 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 आवाज आ रही है मुझे, कई बोल रहे हैं कि सर हमारी गड्डी फंस गई थी एक मिट्टी के ढेर में, व्हील वही का वही घूमता गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तो ये तब हो सकता है इन केस ऑफ मडी एरिया। कोई भी मडी एरिया में क्या होगा, आपका वो पर्टिकुलर व्हील वहीं का वहीं घूमता जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उस केस में बेसिकली आपका जो वीसीएम है वो कम हो जाएगा आर ओमेगा से। बहुत ही आसान सा केस, ठीक है। तो भाई बॉडी आपकी रोटेट करते हुए आगे जा रही है और लीनियर मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो अब अपने लोग इसमें पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी हमने पहले पढ़ी हुई है, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी अपनी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने समझाई थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? इसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी सर जी? ये तो थोड़ा सा धोखा हो रहा है हमारे साथ। पहले तो ये बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? तो ठीक है, तो अपने लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा टॉपिक जिसमें आपको मैं फॉर्मूला बता दूंगा। काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी कहूंगा, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा था बॉडी के अंदर, रोटेशनल मोशन भी हो रहा था बॉडी के अंदर। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली भी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपके ट्रांसलेशनल वाली भी आ जाएगी। रोटेशनल वाली का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, और आपकी जो ट्रांसलेशन वाली थी वो कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस बिकम्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसका यूज कैसे करा जाएगा, इसका यूज कैसे करा जाएगा? तो मैं आपको सिंपल सा एक केस बताता हूँ। सपोज कोई पर्टिकुलर बॉडी है, सपोज कोई आपका सिलेंडर, ये रोल कर रहा है आगे की तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, और इसका आर रेडियस है, इसका आर रेडियस है। तो आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, आगे भी चल रहा है और रोल भी कर रहा है, आगे भी चल रहा है और रोल भी कर रहा है, और उसका समथिंग मास गिवन है, समथिंग एम, मास गिवन है समथिंग एम। तो आपको क्या करना है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए पता चल गया होगा, रोल भी कर रहा है आगे भी जा रहा है, दोनों की दोनों काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो फॉर्मूला आपने लगा दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसके लिए, रोटेशनल के लिए, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके लिए, ट्रांसलेशनल के लिए। अब दिमाग में बात ये आ रही होगी, तो इसका आई तो पता नहीं है, तो आई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई का फॉर्मूला फॉर अ सॉलिड सिलेंडर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2,
आई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो के इज इक्वल टू हाफ आई की जगह एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम। अच्छा अब बात आती है वी, तो वी तो है ही नहीं वहां पर कुछ, तो क्या करोगे, तो वी को कन्वर्ट कर दो। तो वी को कन्वर्जन कैसे करोगे, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी हाँ, तो वी की जगह क्या पुट कर दोगे यहाँ पर, आर ओमेगा पुट कर दोगे, आर ओमेगा पुट कर दोगे। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आपने ले लिया कॉमन, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया कॉमन, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो ओवरऑल कितना आया 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं किसी केस में वेलोसिटी गिवन हो ओमेगा ना गिवन हो, तो वहां पर क्या करोगे, ओमेगा को वी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे। ऐसा भी करने के लिए आ सकता है। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चंस करवाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले अपने लोग क्या करते हैं, एक चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं भाई, छोटा सा। हाँ, a cylinder is released from rest from the top of an incline. A cylinder is released from top of an inclination, top of an inclination of angle theta, and length दे रखी है उसकी कितनी, L। ठीक है, if m be the mass of cylinder, if m be the mass of a cylinder, then find velocity at the bottom of the incline, bottom of the इंक्लिनेशन। सबसे नीचे आते आते रोल होते होते सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया, ये क्वेश्चन था आपके सामने। ठीक है, ये वो इंक्लाइंड प्लेन है, तो आपको यहां पता करनी है उस सिलेंडर के वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, और यहां से उसको रोल करवाया, यहां से आगे की तरफ रोल करवा दिया। ठीक है ना, ओमेगा ओमेगा कुछ गिवन नहीं है, बट यहाँ पर आपको वी पता करना है कितना होगा। बस एंगल थीटा गिवन है, इसका मास एम गिवन है, और इसकी लेंथ एल गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देता हूँ टाइम, देता हूँ 5-10 सेकंड के लिए, वीडियो को पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देखिए जरा कितना आता है कितना नहीं आता है, जल्दी से देखो भाई, एक बार कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो तो आपने पूरी पॉज करी है, मुझे देखिए आपने वीडियो इतनी पॉज करी थी कि आप 10-15 मिनट तक अटेम्प्ट करते हैं, बट फिर भी देखते हैं क्या हुआ। जब सिलेंडर रोल होता हुआ नीचे आएगा तो उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी, कौन कौन सी, हाफ एम वी स्क्वायर एक, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दूसरी। हमें तो वी पता करना है, तो ओमेगा का कोई रोल है नहीं, तो हमें इतना तो पता चल गया ओमेगा को वी के टर्म्स में लेके आना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो एज इट इज रहने दिया, प्लस आई, आई का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। याद करने पड़ेंगे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस हैं, सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, इस चीज का पूरा ध्यान रखें, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। क्या होता है, एज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम अपॉन 2, आर ओमेगा की जगह वी स्क्वायर आ गया, तो कितना मिलेगा टोटल, देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 एज एन एलसीएम आ जाएगा, तो 2 एम वी स्क्वायर इधर प्लस एम वी स्क्वायर इधर, कितना आ गया 3 एम वी स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज व्हाट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब प्रिंसिपल पता होगा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का, यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, पोटेंशियल के फॉर्म में, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो भाई आपको तो ये हाइट चाहिए होगी, क्योंकि हाइट चाहिए होगी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट और रोटेशनल मोशन। ऐसे ही मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का रिलेशन भी करवा रखा है, पुली का रिलेशन भी करवा रखा है,
सारे के सारे क्वेश्चंस आपस में लिंक करिए, सारे के सारे यूनिट्स को आपस में लिंक करिए, ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट बनेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकल के आया था, 3/4 mv²। बट यार पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं पता, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसका mg होगा नीचे की तरफ, और उसको ये h हाइट कवर करनी है, ये h हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हमें ये l तो पता है ना, थीटा पता है ना, थीटा और एल गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, एच के टर्म, एच की वैल्यू एल और थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन एल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एल साइन थीटा। तो एच की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा, तो आपको यहाँ एच पुट करना होगा एल साइन थीटा, तो क्या मिलेगा, एम जी, एच की जगह एल साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 mv²। m से m हो जाएगा कैंसिल, तो v² विल बी इक्वल टू व्हाट, 4/3 gl साइन थीटा, स्क्वायर जाएगा उधर तो मिल जाएगा रूट, तो रूट में जाएगा 4/3 gl साइन थीटा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। हाँ या नो, लिखो कमेंट्स में यार यस सर, मजा आ गया। ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने को मिल सकते हैं, और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। एकेडमिक में देखो भाई सब लोग कर लोगे, एकेडमिक कोई बड़ी चीज नहीं, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एकेडमिक अपने आप होता रहता है, हलवे क्वेश्चंस बन जाते हैं एकेडमिक के लिए, एकेडमिक के जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। ठीक है, अब अपने लोग करते हैं एक एक्सप्रेशन डिराइव, तो एक्सप्रेशन किसके लिए, तो कोई भी पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन से कोई चीज अगर रोल कर रही होगी, कुछ भी रोल कर सकता है, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी रोल कर सकता है, और हमने इन सब के लिए क्या करा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सिलेंडर के लिए करते हैं, चलो सिलेंडर के रोल करवाते हैं, और हम आज ये पता करेंगे कि जब ये रोल होता हुआ नीचे आएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा वो पता करेंगे भी, तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू पता करेंगे कितनी लगेगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू पता करेंगे कितनी लगेगी, एक्सेलरेशन ए जिससे ये नीचे आ रहा होगा हमें वो पता करना वो कितना लगेगा। तो ये सब चीजें इस एक डेरिवेशन में करेंगे, ताकि आपके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हो पाए, जो इसके बाद अपने लोग करेंगे। तो मान लिया ये किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, और वो सिलेंडर आपका नीचे आने वाला है, तो अपने लोगों को करना क्या, एक्सप्रेशन फॉर ए एक्सेलरेशन के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालनी है, साथ में और किसके लिए, और किसके लिए निकालनी होगी, फ्रिक्शन के लिए बेटा, फ्रिक्शन एफ आ गया आपके पास। ठीक है, फ्रिक्शन एफ के लिए निकालनी होगी, और म्यू के लिए, म्यू बोले तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी निकालनी होगी। ठीक है, इन सब की एक्सप्रेशन आपको इस एक डेरिवेशन में करनी होगी। तो ध्यान से देखो, आपका जो ये मास mg है ये नीचे जाएगा, बिल्कुल, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। हाँ भाई, अगर ये थीटा है तो ये थीटा अपने लोगों को ऑलरेडी पता है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक, क्या क्या गिवन होगा इसमें, मास गिवन होगा, रेडियस r गिवन होगा, इसका मास m गिवन होगा, रेडियस r गिवन होगा, एंगल थीटा गिवन होगा। ठीक, अभी आगे आ रहा होगा, ये आगे आएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, किसी एक्सेलरेशन ए से ये आगे आएगा। अब देखो ना यार, अब खुद सोचो, अगर ये पर्टिकुलर एक स्फीयर है ना, या सिलेंडर है, ठीक, अगर ये आगे आना चाहता है, अगर ये आगे आना रोल करना चाहता है, तो पीछे वाला फोर्स क्या करेगा, इसको रोकना चाहेगा, पीछे वाला फोर्स। अब देखो ना, यहां से देखो, अब यहां से देखो, आप इंक्लाइन से देखना, ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक, आपके पास यहां पर लगने वाला है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रहा हो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रहा हो, तो क्या होगा, ये स्लिप करेगा, सॉरी ये क्या, ये रोल करेगा नहीं, इसको एक स्मूथ सरफेस दिखा, ये सीधा स्लिप करता हुआ नीचे जाएगा। ठीक, बट फ्रिक्शन ने क्या करा, इसके इस पार्टिकल को रोक के रखा, तो आगे वाला आगे बढ़ गया। अगली बार जब ये आगे वाला टच करेगा तो फिर फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, फिर ये वाला आगे बढ़ जाएगा। आगे जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, तो ये वाला पार्टिकल आगे आ जाएगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, फिर ये वाला पार्टिकल आगे आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन क्या कर रहा है, यहां पर इनको रोल करवा रहा है, टेंजेंशियल फोर्स का काम करवा रहा है फ्रिक्शन, टेंजेंशियल फोर्स का काम करवा रहा है फ्रिक्शन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर ये आपके पास एक टेंजेंशियल फोर्स हो जाए और ये रेडियस हो जाए, तो टॉर्क कौन प्रोवाइड करवा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स,
टॉर्क कौन प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर। क्लियर हो रही है बात ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स लगा यहाँ पर जब रोल कर रहा था, ठीक है, जब ये रोल करना शुरू हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा। यहाँ पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन चीज है ऑटोमेटिकली एम जी साइन थीटा यहाँ पर नीचे लेके आना चाहता है, तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स यहाँ पर स्लिप करने की जगह रोल करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एक टेंजेंशियल फोर्स लगा जिसने टॉर्क प्रोवाइड करवा दी, और उस टॉर्क की वजह से एम जी साइन थीटा ने इनको रोल करवाना शुरू कर दिया। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा, एम जी साइन थीटा नीचे लेके आना चाहेगा, तो नेट फोर्स कितना लगा? तो लीनियर मोशन के लिए देखो जरा, फॉर लीनियर मोशन, ध्यान देना, फॉर लीनियर मोशन एम जी साइन थीटा को अपोज करने वाला तो एक ही फोर्स है, देखा जाए तो वो कौन है? एफ। फॉर लीनियर मोशन एम जी साइन थीटा माइनस एफ, तो वो कितना हो जाएगा? अगर मास एम है तो टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा? एम इंटू ए। एक्सप्रेशन नंबर हो गई है 1। दूसरी चीज टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क एक्टिंग कितनी होगी? टॉर्क एक्टिंग विल बी इक्वल टू, टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ इंटू आपका रेडियस आर। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या आया? टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। दूसरा ऑल्सो एक और दूसरा भी फॉर्मूला होता है टॉर्क का, तो यार तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करना है? इन दोनों टॉर्क्स को इक्वेट करिए, तो एफ इंटू आर विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक, तो यहां से एफ की वैल्यू क्या मिलेगी? आई अल्फा अपॉन आर, आई अल्फा अपॉन आर। तो आई क्या है? आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा अपॉन आर। तो आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? एम आर अल्फा अपॉन 2। ये आया फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, बट अल्फा को क्या करेंगे? पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? ए अपॉन आर के टर्म्स में। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम आर अल्फा को पुट करो ए अपॉन 2 अपॉन 2, सॉरी ए अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? एम ए अपॉन 2 आ जाएगा। ये मिला आपको क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ चुकी है एम ए अपॉन 2, इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास होगी क्वेश्चन नंबर 4। इसको यहाँ पुट करा तो यूजिंग 4n फर्स्ट, तो क्या मिलेगा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ की जगह एम ए अपॉन 2, तो एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई 2। तो यहां से आ जाता है 3 ma अपॉन 2 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। m से m कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी? 2 अपॉन 3 जी साइन थीटा। तो दिस बिकम्स व्हाट? द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ चुकी है यहां से, तो आपका ये फंडा भी खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब आपको निकालना है म्यू। म्यू कैसे निकालेंगे भाई? या फ्रिक्शनल फोर्स का तो एक फॉर्मूला ये भी होता था, म्यू एन, एन बोले तो नॉर्मल डायरेक्शन, एन बोले तो नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? तो इसको नंबर दे देते हैं अपने लोग, क्या? 5। दूसरी इक्वेशन, तो इसमें एन को भी क्या पुट कर सकता हूं? तो एन आपका किसके बराबर होता है? एम जी कॉस थीटा के। तो क्या बन जाएगा? म्यू एम जी कॉस। ठीक है, और दूसरी चीज यहां से आपके पास ध्यान से देखो, ए की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकल के आता है? एम अपॉन 2 इंटू ए की जगह 2/3 जी साइन थीटा। तो यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? 1/3 एम जी साइन थीटा। तो आपने क्या करना है? इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो इसको अगर मैं इसके साथ इक्वेट करता हूं तो ध्यान से देखो, म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/3 एम जी साइन थीटा के बराबर। तो m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आ गई यहां पर 1/3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दैट बिकम्स व्हाट? म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा। दिस विल बी द रिलेशन फॉर व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज वेल। तो फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला, एक अगर आप ये यूज करना चाहो ये यूज कर लो,
और ये यूज करना चाहो तो ये यूज कर लो। क्लियर है? दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल। देख तो ठीक है भाई, आगे देखो। अब क्या करना है, इसी के बेसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए होगा और साथ में साथ वो स्फीयर के लिए करेंगे। ठीक है, ये कर रहे थे अपने लोग सिलेंडर के लिए, अब स्फीयर के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है वो भी, हो सकता है थोड़ा सा डाउट आए बट वो डाउट में आने नहीं दूंगा, चेक करते रहना। देखो, अब अगर कोई एक पर्टिकुलर स्फीयर हो और आपको बोला जाए उसके हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करा गया है, फोर्स एफ लगाया गया है और सरफेस कैसा है, रफ है, रफ सरफेस, ये याद रखें। फोर्स एफ लगाया गया है, ठीक है, और साथ में साथ उसका मास कितना है, मास है एम, बस ये गिवन है। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। अब यार बहुत जल्दी में आप लोग अगर होंगे ना तो आप सिंपल फॉर्मूला पता क्या लगा दोगे, फोर्स अपॉन मास। सर एफ गिवन है क्वेश्चन में, एम गिवन है, यही होगा, सबके सब यही करोगे। एक बार नहीं सोचोगे कि सरफेस कैसी है, स्मूथ नहीं है, रफ है। और अगर स्मूथ होती तो स्लिप करता और एक लीनियर मोशन के फॉर्म में चलता रहता तो फोर्स एफ अपॉन एम एक्सेलरेशन ए आ जाता। बट रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है तो क्या होगा, ये पार्टिकल उठना जाएगा, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। ये पार्टिकल उठना जाएगा इसकी वजह से, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा उठना जाएगा, आगे जाना चाहेगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स अब इसको पीछे रोकना चाहेगी, अब फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहेगी। हाँ या ना, ये आगे की तरफ जाना चाहेंगे, पार्टिकल्स को रोकने का काम हर कांटेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इनको रोकना चाहिए। बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन इधर ही होगा। तो अगर ये रेडियस हो जाए, मान लिया जाए अपनी तरफ से आर, हमें तो ए निकालना है ना, ना तो हमें ये गिवन है ना हमें ये गिवन है, ये हम लेट कर रहे हैं। लेट करी हुई चीजें बस फाइनल आंसर में ना हो। आप जब भी एक्सेलरेशन निकालो उसमें ये स्मॉल एफ की वैल्यू ना आए, उसमें कैपिटल आर ना आए, लेट कुछ भी करते रहो भाई, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ना, तो लेट कर लो, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना, लेट कर लो। हमने वो लेट कर लिया कि फ्रिक्शन एफ लग रहा होगा क्योंकि सरफेस आपका कैसा है, रफ है, और रेडियस आर भी होगा। तो ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम व्हाट आई कैन से इज, फॉर लीनियर मोशन, फॉर लीनियर मोशन आपको क्या दिखेगा, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ मिलके बॉडी को आगे लेके जा रहा है, तो टोटल फोर्स लगा रहे होंगे कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई पहली इक्वेशन। देखो ये नहीं है, ये गलत, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। तो दूसरा काम क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो फॉर रोटेशनल मोशन क्या होगा, फॉर रोटेशनल मोशन क्या होगा। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये भी टेंजेंशियल फोर्स है और ये भी टेंजेंशियल फोर्स है, ये भी टॉर्क अप्लाई करेगी, ये भी टॉर्क अप्लाई करेगी, और रोल करता हुआ जा रहा है ऐसे अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो इसका मतलब इसकी टॉर्क कम होगी और उसकी टॉर्क ज्यादा होगी, तब जाके मिलेगी एक नेट टॉर्क। तो फॉर रोटेशनल मोशन टाउ ड्यू टू कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन टाउ ड्यू टू स्मॉल एफ, तो नेट टॉर्क आपको मिली और वो होगी किसके बराबर, आई अल्फा के बराबर। तो फॉर्मूला तो पता ही है, कैपिटल आर इंटू कैपिटल एफ माइनस कैपिटल आर इंटू स्मॉल एफ इज इक्वल टू आई। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr²। करवा चुका हूं ये सारी की सारी चीजें। अल्फा को क्या लिखूं, ए अपॉन कैपिटल आर। ये फॉर्मूला होता है किसका, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल आर। तो यहां से आपको क्या मिला, 2/5 mr² इंटू ए बाई आर, तो आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला 2/5 mr a, और इधर आपके पास आर कॉमन आ जाएगा, तो एफ माइनस स्मॉल एफ मिला, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर इधर कैंसिल, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू 2/5 ma। ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन दिख रही है, ये दूसरी इक्वेशन दिख रही है। क्या करा, ये फर्स्ट ये सेकेंड प्लस एफ माइनस एफ नहीं चाहिए, ऐड कर दो, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं चाहूंगा मेरे कुछ बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर लिखे। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों ने इसको सॉल्व करा। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2f आएगा, और इनको ऐड करोगे तो ma प्लस
2/5 ma आएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसको सॉल्व करके ए को सॉल्व करोगे, ए को, ये कैपिटल एम होगा यहाँ पर, ठीक है, ये कैपिटल एम है, ये चीज ध्यान रखना, कैपिटल एम, क्योंकि हर जगह कैपिटल एम लेना है, मास एम नहीं, मास कैपिटल एम है, ठीक है। ए को सॉल्व करके प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई वांट टू सी कितने बच्चे हैं जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने प्रिपरेशंस करते रहिए। इसके जस्ट बाद अपने लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार आ रही थी, सर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन, हमारा ग्रेविटेशन चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चिंता ना करो, ग्रेविटेशन अगर समझना है तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास समझना पड़ेगा। कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको प्रूव करूंगा उसमें कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास का रोल प्ले होता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो एकेडमिक वालों के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता है, सिंपल सी बात है, उसमें सेंटर ऑफ मास का बहुत लॉजिक होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपने लोगों को कैसे वो क्वेश्चंस करने होंगे, अगर आ जाएंगे तो वो मैं आपको उसमें समझाऊंगा। अभी के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।